आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 देखेंगे। उसमें पहले देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी बेहद इंपॉर्टेंट्स। पहला पॉइंट है, वैश्वीकरण से बाजार की व्यापकता पूरे विश्व में हो गई है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। मॉल ऐसा स्थान है जहाँ उपयोगी छोटी से बड़ी वस्तुएं एक ही छत के नीचे मिलती है। वैश्वीकरण की अवधारणा में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, उदारीकरण और निजीकरण की नीति का परिणाम वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। ये नेक्स्ट है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, डाबर, होंडा, पेप्सी आदि बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार हुए, इसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। इसमें उदारीकरण और निजीकरण। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की नीतियों को शामिल किया गया है। इन नीतियों को एलपीजी नीति भी कहते हैं। वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप ब्रांड को कोको कोला कंपनी ने खरीदा। नेक्स्ट पॉइंट आपके, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, बंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, देखिए ये आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन यह इसे बोलते हैं WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। 2006 तक इसके सदस्यों की संख्या 149 थे। 149 थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करती है। समाज का ऐसा वर्ग समूह जिसमें मध्यम या निम्न श्रेणी के लोग होते हैं और समान उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं, उन्हें आम आदमी कहते हैं। भारत में लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन की समस्या की समान सुविधाओं से वंचित हैं। एडम स्मिथ नामक अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया। हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितनी है? तो वैश्विक अंग के मुख्य अंग है 5। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये फोर्ड मोटर, अभी देखें ऑब्जेक्टिव में सैमसंग, कोको कोला, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? इसका कोको कोला। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? अभी बताया आपको 1995 में। कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं नहीं है? देखिए विदेशी जो विदेश के होंगे, टाटा कंपनी के हैं आपके, इंडिया के हो जाएंगे, विदेशी ब्रांड नहीं है टाटा। नेक्स्ट है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब हुई? तो 1991 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है जी? तो यह है WTO। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया? तो ये थे एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? वस्तुओं का मुक्त प्रभाव, पूंजी का मुक्त प्रभाव और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव, ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। भारत में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? 85%। एक जब एक छत के नीचे उपभोग की सभी चीज़ें मिलती है तो उन्हें कहते हैं मॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था का, ऑप्शन है ए। निम्न में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीयकरण। हम देखते हैं क्वेश्चन इनका। पहला है, वैश्वीकरण का संभव बनाने वाले कारकों को लिखें। जो वैश्वीकरण को संभव बनाता है वो है प्रौद्योगिकी की प्रगति और विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, उसे वस्तु सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी,
वस्तु और श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह होता है उसे वैश्वीकरण कहते हैं। ब्रेको मिलनोविक के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रभाव होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक माना जाता है जिसमें मानवीय संपदा को प्रभाव में रुकावट आए। वैश्वीकरण को निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों के परिणाम भी माना जाता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फोर्ड, सैमसंग, कोला, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि ऐसे कंपनी अपना ही देश में तो बिजनेस करते हैं, दूसरे देश में जाके बिजनेस करते हैं, हाँ, उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को से नियंत्रित नियमों का निर्धारण करती है और इन नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यह सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में 149 देश के सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। नेक्स्ट आपके 5 नंबर, भारत में सन 1891 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। भारत में 1980 के दशक में अंत तक सरकार का खर्च उसके राजस्व से बहुत अधिक हो गया तथा आयात और निर्यात में संतुलन नहीं हो पा रहा था। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों तेजी से बढ़ने लगी। विदेशी मुद्रा का संरक्षित भंडारण लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए भारत सरकार ने 1991 में अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायक और प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ नीतियों को लागू किया गया। ये नीतियाँ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित थी। इन्हें आर्थिक सुधार कहा जाता है। इन नीतियों को एलपीजी नीति या नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट है उदारीकरण को परिभाषित करना। आर्थिक सुधारों से संबंधित वह नीति जिसके तहत व्यवसाय और व्यापार का सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाया जाता है। इन्हें उदारीकरण कहते हैं। भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1891 से उदारीकरण की नीति अपनाई है। नेक्स्ट है निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1891 से निजीकरण की नीति अपनाई है। नेक्स्ट है आर्थिक सुधारों या निजी आर्थिक नीतियों की 3 विशेषताओं को लिखें। आर्थिक सुधारों या निजी आर्थिक नीतियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन सुधारों के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। इन सुधारों से उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता, उत्पादकता और उनकी प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है सरकार द्वारा लगाए गए उद्योग और व्यापार से संबंधित अनावश्यक प्रतिबंध जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को खत्म किया गया और उद्योगों को एकाधिकार कानून से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपके निवेश से आप क्या समझते हैं। निवेश जमीन, भवन, मशीन और उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने में खर्च की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है विदेशी निवेश किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए नियमों को विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है मॉल से आप कह सकते हैं ऐसी उपभोक्ता बाजार जिसमें ग्राहकों के लिए एक छत के नीचे उपभोग की सभी छोटी और बड़ी चीज़ें उपलब्ध होती है उसे मॉल कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास व्यापार अवरोध से आप क्या समझते हैं। सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार गतिविधियों पर लगाए गए वे प्रतिबंध या नीतियाँ जिसके कारण व्यापार में परेशानी होती है उसे व्यापार अवरोध कहते हैं, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन किन बातों पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादकता इकाई लगाने के निर्णय पर निम्नलिखित बातों का प्रभाव पड़ता है। पहला है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध। कंपनी उद्योग लगाने से पहले यह देखती है कि सरकार ने व्यापारिक गतिविधियों पर कोई अनावश्यक नियंत्रण रखा है या नहीं। व्यापारिक अवरोध की अनुपस्थिति में की गई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उद्यम लगाती है। पूंजी की उपलब्धता, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसा मौद्रिक वातावरण चाहती है जिसमें विदेशी निवेश आसानी से हो सके, इससे पूंजी का उपलब्धता बनी रहे। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। प्रौद्योगिकी उद्योग का एक
एक आवश्यक घटक है। इसलिए कंपनी उद्योग बनाने के पहले ऐसा बताना चाहती है जिसमें अन्य देशों के साथ प्रौद्योगिकी का लेन देन आसानी से हो सके। नेक्स्ट है श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता तो जो है ये कंपनियां उद्योग के उत्पादन के लिए कुशल और सस्ता श्रम चाहती है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी सस्ते और कुशल श्रम की उपलब्धता को ध्यान में रखकर उद्योगों की स्थापना करती है। नेक्स्ट है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल उत्पादन का एक जरूरी घटक है। इसीलिए कंपनियां उत्पादन इकाई लगाने से पहले कच्चे माल की उपलब्धता पर ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण में कैसे मूल भूमिका निभा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं की उत्पादन लागत से कम करने और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ऐसे देशों में अपने कारखाने लगाती है जहां उन्हें सस्ते श्रम, पूंजी, सुलह कच्चा माल और अन्य संसाधन मिल सके। जैसे भारत की उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां डाबर सस्ते और सस्ती भूमि की उपलब्धता के कारण नेपाल में वस्तुओं का उत्पादन करती है। ये कंपनियां आउटसोर्सिंग द्वारा अपना कार्य करती है। ये ना तो सारा माल खुद बनाती है और ना ही एक जगह बनाती है उत्पादन करती है। ये कई देशों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं करती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कोई कंपनी अपने उत्पादन का डिजाइन अमेरिका से लेती है तो पुर्जों का उत्पादन चीन में करवाती है। पुर्जों को जोड़ने का काम पूर्वी यूरोप में करवाती है और तैयार सामान पूरे विश्व में बेचती है। ये ग्राहक सुविधा के लिए भारत के कॉल सेंटर की सुविधा लेती है। इस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व स्तर पर अपना व्यापार करती है और वैश्वीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपके 15 नंबर वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। यह वैश्वीकरण के बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला है कृषि उत्पादन वृद्धि। बिहार के कृषि उत्पादन मानसून आधारित है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार से खाद्य और व्यावसायिक फसलों, कुटीर और लघु उद्योगों से निर्मित वस्तुओं और फलों का निर्यात बढ़ा है। लीची, आम और मखाना के निर्यात के लिए बिहार प्रसिद्ध है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्राप्ति। वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय कंपनी, निवेशक और बीमा कंपनियों बिहार में आई है। इसमें बिहार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त होते हैं और भविष्य में बिहार का आधारभूत संरचना में सुधार से उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण राज्य की कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता। वैश्वीकरण से बिहार के लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोबाइल, जूते, कपड़े, कार और अन्य वस्तुएं स्थानीय बाजार में मिल जाती है। रोजगार के अवसरों की वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण शिक्षित और कुशल युवाओं, निवेशों, विदेशों, देश के अन्य भागों में रोजगार के अवसर मिले हैं। बिहार में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़े उद्योगों की संख्या काफ़ी कम है। वैश्वीकरण के बाद कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर निवेश काफ़ी कम हुआ। कुटीर और लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। बिहार में कुटीर और लघु उद्योगों की संख्या अधिक है। इन उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करना पड़ता है। इसमें इन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ये था आपके क्लास 10 के चैप्टर 6। और आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं देखें तो इस पर यही यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके पहले पीछे वाला वीडियो देखें और ये भी वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।